तो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। हम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इससे पहले हमने डिस्कशन किया इंट्रोडक्शन के बारे में, देन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हमने वहां पर चार्ज के बारे में डिस्कशन किया कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है और मूविंग चार्ज क्या होता है, वहां पर हमने डिस्कशन किया। देन उसके बाद हमने डिस्कशन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि अगर चार्ज आपका स्टैटिक पोजीशन में है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर हमने डिस्कशन किया था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी हमने वहां पर डिस्कशन किया। नाउ अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर पहला देखते हैं यहां पर कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड अलॉयज। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड अलॉयज क्या होते हैं यहां पर हम पहले देख लेते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि जो आपके हमने चार्ज के बारे में बात करी थी, तो अगर चार्ज आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फ्लो चल गया, फ्लो हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। यानी कि चार्ज के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब चार्ज ऐसा तो है ही नहीं कि चार्ज कहीं भी फ्लो हो जाएगा, हवा में फ्लो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कहीं भी चार्ज फ्लो हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि चार्ज हर एटम जो है, हर जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से चलते हुए मिल जाएंगे। यहां इसके लिए एक मैटर की जरूरत पड़ती है हमें, और वो मैटर्स कौन होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और अलॉयज। अब यहां पर जिनके अंदर चार्ज, यानी कि चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत इजीली हो जाता है, यानी कि ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में कौन आता है कि कंडक्टर्स में कौन किस तरीके के मेटल्स आएंगे, तो यहां पर कंडक्टर्स में आपके आती है मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं वो सब आपके कंडक्टर्स के अंदर आती है। इंसुलेटर का क्या होता है, इंसुलेटर वो होते हैं जहां पर चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता। यानी कि एक बात है, वैलेंसी और कंडक्शन बैंड, दो बैंड होते हैं, वैलेंसी बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तो वैलेंसी बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में आने के लिए, कंडक्शन क्या कि वहां पर चल सके, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सके, तो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में आने के लिए ज्यादा एनर्जी गैप होता है, और वो एनर्जी गैप की वजह से इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता। जबकि कंडक्टर्स में क्या होता है, आपके कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही क्या करेंगे, निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन एटम से, और चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एक सर्टेन डायरेक्शन में। अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज दो प्योर मेटल्स को मिलाकर एक इम्प्योर मेटल्स बना दी गई। समझना मैं क्या रहा हूं यहां पर, अलॉयज क्या होते हैं आपके, यहां पर दो प्योर मेटल्स हैं, दो प्योर मेटल को मिलाकर एक इम्प्योर मेटल बना दी जाए तो उसे हम बोलते हैं अलॉयज। अब अलॉयज का क्या मतलब होता है कि अलॉय जो है वो ज्यादातर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज करते हैं ज्यादातर, वो मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों इसका अलॉयज का वहां पर यूज किया जाता है। बस यहां थोड़ा सा इतना सा मैं बता देता हूं आपको कि जब अलॉयज को मिलाया जाता है, जब दो प्योर मेटल को मिलाकर एक इम्प्योर मेटल बनाई जाती है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो मेटल का लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है, वो स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं बन पाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतने इजीली मोशन नहीं कर पाते, इतनी इजीली मूव नहीं कर पाते, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी हीट एनर्जी में निकल जाती है। वो हम वहां पर बहुत अच्छे से डिटेल में कहां पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट में। यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा रहा हूं। कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मेटल जैसे कि कॉपर आपने सुना होगा,
गोल्ड आपने सुना होगा, सिल्वर आपने सुना होगा, आयरन आपने सुना होगा, एल्यूमिनियम आपने सुना होगा, ये सब क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। इंसुलेटर कौन होते हैं? जैसे कि आपने कभी लकड़ी को छुआ हो, है ना, आपके जो प्लग्स होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग होंगे, स्विच होंगे, ये सब प्लास्टिक्स के बनते हैं, क्योंकि ये इंसुलेटर है, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, इनके अंदर रबर है ना, तो इनके अंदर लकड़ी है, इनके अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इतना इजीली जंप करके आगे नहीं आ पाता, निकल नहीं पाता। जबकि कंडक्टर्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है, एनर्जी बैंड गैप कम होता है, इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है और कंडक्शन हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाता है। और जैसे कि कॉपर वायर आपने देखा, गोल्ड वायर आपने देखा, एल्यूमिनियम वायर आपने देखा, सिल्वर वायर आपने देखा होगा। घर की जो वायरिंग होती है वहां पर हम सिर्फ कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर ही देखते हैं, गोल्ड वायर और सिल्वर वायर नहीं देखते। गोल्ड वायर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, सिल्वर वायर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बट एक्सपेंसिव होने के कारण, महंगा होने के कारण हम इसे यूज नहीं करते हैं। अब यहां पर क्या है कि हम कॉपर वायर को यूज करेंगे क्योंकि इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, इसलिए हम इजीली लगा लेते हैं, घर की जो वाइंडिंग्स होती है वहां पर हम लगा लेते हैं इसे। यहां पर मटेरियल्स दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली कंडक्ट करवा देते हैं, गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं आपके। मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर, जो कि इजीली कंडक्ट नहीं हो पाता, वो क्या कहलाएंगे? आपके इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव सम लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लूजली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कारण से मेटल्स जो हैं आपके हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं आपके। इलेक्ट्रॉन्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं, इस सर्कमस्टेंसेस में आपकी गैसेस जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। बट हाँ, जब मैंने आपको चार्ज में बताया था, जब रब हो जाए, चार्जड हो जाए, तो उस कंडीशन में यह भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमारे अंदर भी अभी करंट हो रहा होता, क्योंकि सब जगह एयर है। अब यहां पर आपको ये डायग्राम भी दिखाया गया है कि जिस तरीके से ये कॉपर है, तो ये कॉपर की वायरिंग है अंदर, और ये एक अच्छा इंसुलेटर, अच्छा कंडक्टर है, समझना, गुड कंडक्टर होता है कौन? मेटल। और जस्ट इसके ऊपर ये क्या लगाया गया है? इंसुलेटर की रैपिंग की गई है। इंसुलेटर यानी कि रबर जो होता है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का रबर होता है, आपने वायर देखे होंगे अपने घरों पे, है ना, तो वायर देखा होगा, तो यहां पर इसके ऊपर रैपिंग होती है, इंसुलेटर की रबर की रैपिंग होती है यहां पर। तो ये इंसुलेटर्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, और ये अच्छे आपके कंडक्टर्स होते हैं। तो यहां पर हम कॉपर वायर के बारे में बात करेंगे। चलिए ना, यहां देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन। भाई इंसुलेटर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता ही नहीं है, अब होगा किनके अंदर? तो होगा आपका यहां पर कंडक्टर्स के अंदर। अब कंडक्टर के अंदर किस तरीके से आपका लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे, तो यहां समझना है इसको। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन मेटल्स किस तरीके से होता है कि मान लीजिए ये आपका एटम है, और ये जो रेड रेड चल रहा है ना, ये रेड रेड आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब तक हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस में बताया था कि बैटरी को ही हम क्या कहेंगे? बैटरी से ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और बैटरी ही उसे जो उससे रिक्वायर्ड पोटेंशियल चाहिए जाने के लिए, आगे मूव करने के लिए, वो बैटरी ही उसको प्रोवाइड कराती है। जब तक हम बैटरी नहीं लगाते हैं, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, अनसर्टेन डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं, अनसर्टेन डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, यानी कि ये जो फ्रीली, जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये क्या करते हैं? रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। कोई यहां बनाता हूं मैं डायग्राम छोटा सा, कि आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टिंग वायर के अंदर, ये कंडक्टिंग वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, यही चार्ज होते हैं। तो ये सारे आपके रैंडम मोशन कर रहे होते हैं जब तक हम इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते बैटरी से। अब क्या होगा कि इनकी वजह से जो नेट
वेलोसिटी आती है उसे क्या बोलेंगे, नेट वेलोसिटी। वो क्या हो जाती है आपकी नेट वेलोसिटी, आपकी नेट वेलोसिटी जो है आपकी क्या हो जाती है, आपके नेट वेलोसिटी आपकी हो जाती है 0। समझ में आ रहा है, कितनी हो जाती है 0। इसलिए यहां पर करंट का जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है, यानी कि इस कंडीशन में आपके करंट का फ्लो ही नहीं होगा। समझ में आ गया। चलो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं बैटरी लगाता हूं इसके, ये जो है कंडक्टिंग वायर, यहां ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसे कनेक्ट करता हूं बैटरी से इस तरीके से। तो बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या होगा, अब क्या होगा कि ये बैटरी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहां से वापस से एनर्जी देके इधर से निकाल देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लगने स्टार्ट हो जाएगा। और सर्टेन डायरेक्शन में जब फोर्स लगना स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका चार्ज यानी कि करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से। बैटरी क्या कर रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इधर अट्रैक्ट किया, इधर आएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, इधर मूव करेंगे तो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट का फ्लो होता है। और करंट किधर बहेगा, आपका करंट का फ्लो किधर होगा, इस डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो होगा। करंट इस तरीके से घूमता हुआ वापस से इधर क्लोज पाथ होता है, ये क्लोज पाथ होता है, इस तरीके से वापस आ जाएगा। अब इसमें कुछ टर्म्स होती है जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, तो वो भी मैं यहां पर आपको सब कुछ बता देता हूं। समझना इस चीज को कि यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एटम्स तो एक फिक्स जगह पर थे, एटम्स तो है ना भाई, ये कॉपर वायर है तो ये एटम्स से मिलकर जरूर बना हुआ होगा। अब कॉपर से मिलकर जरूर बना हुआ होगा तो यहां पर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करते हुए जाते हैं। किससे कोलाइड करते हैं, इन एटम्स से कोलाइड करते हैं। और इन एटम से कोलाइड करने की वजह से इनकी वेलोसिटी जो क्या होती है, जो एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से, कोलाइड करते हुए जाते हैं। जो फिक्स्ड एटम्स होते हैं, फिक्स्ड आयंस होते हैं, उनकी वजह से क्या होती है, वेलोसिटी कम हो जाती है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपको इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है, चलो ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर जाता हुआ नजर आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो मैं टर्मिनल बदल देता हूं आपके, ताकि आपको इजीली भी समझ में आ जाए। मैं टर्मिनल्स जो है दोनों बदल देता हूं आपके। टर्मिनल क्या लगा देता हूं, एक दूसरा टर्मिनल लगा देता हूं, और एक यहां पर समझना है इस चीज को कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके, ये नेगेटिव टर्मिनल कर देता हूं मैं और इसको पॉजिटिव टर्मिनल कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। समझना इस चीज को कि यहां हो क्या रहा है, कंडीशन क्या बन रही है आपके यहां पर जो आपकी कंडीशन बन रही है, ये फिर क्या हो गया भाई, यहां पर ये मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके एक पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इधर से निकल जाएंगे वापस से। अब क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके नेगेटिव से टकराती, ये जो फिक्स्ड आयन है, फिक्स्ड आयन से, फिक्स्ड एटम से कोलाइड करते हुए जा रहे हैं, और कोलाइड करते हुए जाने से इनकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक एटम से यहां पर टकराया, इस एटम से टकराया, और फिर देन वापस से किससे टकराएगा, इस सामने वाले एटम से टकराएगा। क्या समझ रहे हो, यहां पहले इस एटम से टकराया है ना, कोलाइड हुआ, देन फिर वापस से ये वापस से स्पीड पकड़ेगा और स्पीड पकड़ते पकड़ते वापस से फिर से टकरा जाएगा, फिर स्पीड पकड़ेगा। स्पीड कौन दे रहा है, स्पीड कौन दे रहा है, यहां पर इस बैटरी की वजह से इनको एक फोर्स मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके अंदर से निकलेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैंने आपको बताई थी स्टैटिक चार्ज में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से इस कंडक्टिंग वायर के अंदर से पास होगी और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी, है ना। अब ये क्या होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से टकराया, यहां से निकला और यहां टकरा जाएगा, फिर यहां से निकला फिर यहां टकरा जाएगा, इस तरीके से
टकराते टकराते हुए जाता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जो एवरेज वेलोसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम होता है जिसे हम टॉ से डिनोट करते हैं, वैसे तो आपके है नहीं है, 10th क्लास में है ही नहीं, तो फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं। जो रिलैक्सेशन टाइम होता है टॉ जिसे हम बोलते हैं, तो ये एक टक्कर यानी कि इस एटम की जब दूसरे एटम से टक्कर होती है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग होता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि एक टकराया, टकराने के बाद जब दूसरी टक्कर के बीच का जो टाइम होगा, कितनी देर तक वो चलता रहा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टक्कर से पहले जो रिलैक्स किया उसने, उसे ही बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम समझते हैं यहां पर करंट क्या होता है। यहां पर अ सेल प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। करंट के बारे में भी हम जरूर डिस्कशन करेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहां क्या लिखा हुआ है, अ सेल प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सेल जो है यहां पर आपका कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है। अब आपने यहां पर ये सेल देखा होगा, ये जैसे ही सेल यहां पर इस सर्किट के अंदर लगा, ये क्लॉज पाथ है पूरा, और यहां पर ये की लग गई है, और ये आपके यहां पर बल्ब लगा दिया गया है या लोड लगा दिया गया है। अब जैसे ही इस क्ली को क्लोज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव यानी कि ये जो बैटरी है इसका ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा, ये यहां पर आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा आपका, और यहां पर आपके कौन सा टर्मिनल होगा, यहां पर आपका ये पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, बीच में यहां पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है वो आपकी केमिस्ट्री की बातें हैं, बट हम यहां पर फिजिक्स की पूरी चीजें डिस्कशन करेंगे। और यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नेगेटिव से निकलते हुए इस तरीके से लॉर्ड में से होते हुए यानी कि इस बल्ब से, ये बल्ब आपका यहां पर लाइट अप हो जाता है, जल जाता है, और इस तरीके से आपका एक पूरा सर्किट बन जाता है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन कर रहा है, यहां पर आपके बैटरी मेंटेन कर रही है। अब यहां पर हम बात करते हैं करंट की, कि करंट क्या होता है। पहले हाँ यहां पर पूरी हम बात कर लेते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या है, देन यहां पर हम करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि करंट क्या है। सेल जो है ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया जाता है सेल का, यानी कि सेल्स को जोड़कर मतलब वन सेल 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 को जोड़कर क्या बनाते हैं हम, यहां पर एक बैटरी बनाते हैं। ये जैसे एक सेल है ड्राई सेल, ये दूसरा सेल है, इन सबका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव देन इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, या फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव इसका नेगेटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव, इस तरीके से सीरीज में हम किसको कनेक्ट कर देते हैं, सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करके क्या बना देते हैं हम, बैटरी बना देते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी बन जाती है, यहां पर वोल्टेज इसका इंक्रीज हो जाता है, वोल्टेज और बैटरी बन जाती है। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने ये बैटरी लगाई है ना, जैसे ही हमने ये बैटरी लगाई, और बैटरी लगाते ही क्या होगा आपके यहां पर समझना इस चीज को कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द एटम्स। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम में, ये कंडक्टिंग वायर है आपका, यहां से ये जो चल रहा है ये कंडक्टिंग वायर है, और ये कंडक्टिंग वायर क्या है आपका, यहां पर इनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दैट कैन मूव विद इन इट, ये इसके अंदर मूव कर सकते हैं यानी कि चल सकते हैं। These are called free electrons, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको बता दिया है। इन द मेटेलिक वायर these electrons नेगेटिव चार्ज, और ये मेटेलिक वायर में नेगेटिव चार्ज होते हैं, मूव फ्रॉम द लो पोटेंशियल साइड बी, यहां से लो पोटेंशियल से निकलेंगे और कहां जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल साइड की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से ये मूव होते हैं। यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किधर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस तरीके से चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। समझ में आ गया। अब इसे किस तरीके से मैथमेटिकली लिखना है, किस तरीके से इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हमें यहां पर देखना है, समझना है यहां पर कि ये आपकी कंडक्टिंग वायर है ना। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इस कंडक्टिंग वायर के बोथ एंड्स पर बैटरी लगाई, और बैटरी लगाते ही भाई साहब हो क्या गया, एकदम से आपके यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और एक आपके नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया भाई साहब। आपके यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका ये इस डायरेक्शन में, तो करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।
आपका करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गए, ये सर्टेन डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाने लग गए। अब क्या होगा कि ये जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपका, इस एरिया से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास होगा वही आपका क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। इस एरिया से, ये राउंड शेप में है, ये गोल है, एक पाइप है, मान लीजिए एक कंड्यूट पाइप है, और इस कंड्यूट पाइप से जितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इस एरिया से पर यूनिट टाइम में, मतलब कि 1 सेकंड मान लीजिए, 1 मिनट मान लीजिए, तो पर यूनिट टाइम जितने इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर से पास होंगे वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाएगा करंट, है ना। तो यहां पर करंट को हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आई, यानी कि करंट को आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। समझना, अभी आगे वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज, क्यू आपका क्या है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इक्वल टू करंट आई। चार्ज फ्लोइंग, तो ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, इस यूनिट टाइम में ये जो चार्ज करंट है ये फ्लो हो रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गए हैं पर सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। क्लियर है। अब यहां पर समझते हैं इससे कि चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, जो भी मैंने आपको बताया कि चार्ज की मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, मैथमेटिकली किस तरीके से लिखा जाता है, द चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन पैलेस, है ना, वो जो आपको मैंने बताया था, थ्रू अ गिवन पैलेस, यानी कि यहां से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से, है ना, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, एरिया इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट दैट पैलेस, thus I इक्वल्स टू Q अपॉन T होगा। यानी कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, जिससे मैंने I इक्वल टू Q अपॉन T लिखा। Q इज द चार्ज, जो Q है वो आपका चार्ज है। अब चार्ज में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, चार्ज में आपके दूसरे आयंस भी हो सकते हैं, और चार्ज में आपके क्या हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। चार्ज दैट पासेस थ्रू अ प्लेस इन टाइम टीसी, है ना। अब यहां समझना है इस चीज को कि अ क्लोज पाथ इन विच अ करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। करंट आपको पता चल चुका है कि करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में और थोड़ा सा बता देता हूं कि जो इसकी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा आपका, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ करंट, है ना, आपकी करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगी आपकी, एम्पियर, एम्पियर, है ना, एम्पियर आपकी ये एसआई यूनिट होगी। और इससे जो सिंबल होगा, इसे डिनोट किससे करते हैं, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, है ना, ये इसकी एसआई यूनिट होगी करंट की। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि एक एम्पियर करंट कितना होता है, 1 एम्पियर करंट कितना होता है, 1 एम्पियर करंट अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को अगर मैं 1 सेकंड के लिए फ्लो करा दूं तो वो क्या कहलाएगा आपका, 1 सेकंड के लिए फ्लो करा दूं तो वो कहलाएगा आपका 1 एम्पियर करंट, है ना। क्या बोला मैंने, अगर 1 कूलम चार्ज को पर यूनिट एरिया से, उस यूनिट एरिया से 1 सेकंड के लिए अगर मैं पास करा दूं तो वो कितना कहलाएगा आपका, यहां पर 1 एम्पियर कहलाएगा। ठीक है, और इससे क्या लिखते हैं हम यहां पर 1 एम्पियर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम सेकंड माइनस, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और Q को एक तरीके से, I को एक और तरीका होता है किस तरीके से लिखा जाता है, I इक्वल टू Q अपॉन T तो होता ही है, साथ में Q को आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू NE, जो कि मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज में पढ़ाया था, तो यहां पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/TB लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां इस तरीके से भी आपको लिखा जा सकता है। चलिए, तो यहां पर क्या है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्लोज पाथ है ना, एक क्लोज पाथ बनाया जाता है इन विच अ करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज पाथ होता है जिसमें कंडक्टिंग वायर और साथ में कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन होता है। अ इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन विच करंट कैन फ्लो, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, रिटर्निंग पाथ होता है करंट का, वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। क्लियर है? कुछ सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं यहां पर, उन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कुछ सिंबल्स से डिनोट किया जाता है, जैसे कि सम कॉमन सर्किट एलिमेंट्स एंड दियर सिंबल्स आर शोन इन फिगर। यहां पर कुछ दिखाए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर आपको कभी भी बनाना है आज के बाद, अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब को, ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रिक बल्ब बना दोगे, बल्ब बना के डायग्राम बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यहां कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि अच्छे से डायग्राम बन जाए और पता लग जाए कि यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट है, यानी कि यहां पर कोई बल्ब है। तो अगर बल्ब आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बल्ब बनाएंगे, यानी कि इस तरीके से आप बल्ब बना सकते हो और इससे इस तरीके से गोल घुमाकर इस तरीके से आप बल्ब बना सकते हो, या चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये लोड भी होता है और इसे बल्ब भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर आपको प्लग की बनानी है तो प्लग की को इस तरीके से बनाया जाता है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से प्लग की को बनाया जाता है। ये प्लग की का आपके सिंबल होता है, और इस प्लग की को अगर बीच में से इस तरीके से डॉट लगा दिया जाए, इस तरीके से बीच में डॉट लगा दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपकी, ये ऑन वाली पोजीशन है और ये ऑफ वाली पोजीशन है। अगर ऑफ मतलब इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर आपके करंट का फ्लो नहीं हो रहा है ना। और यहां अगर ये ऑन है तो इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर अब करंट का फ्लो हो रहा है। जस्ट लाइक ए स्विच देखा होगा आपने, ये स्विच है आपके। तो ये अभी मैंने आपको पहले वाला जो डायग्राम था इसमें बताया था, ये कौन सा डायग्राम है, ये वाला है ना। तो इसमें ये स्विच है, ये अभी ओपन है। अब जैसे ही इसको बंद किया स्विच के अंदर, इसके अंदर आपके यहां पर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्विच कहलाता है। यहां पर इस तरीके से स्विच होता है, ये अभी ओपन की कंडीशन में, यानी कि इसमें अभी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। जब ये क्लोज होगा, जैसे ही दबेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इसके अंदर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको स्विच बनाना है आज के बाद, तो आप स्विच को इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है? और अगर इसको इस तरीके से बनाते हैं तो ये ऑन वाली पोजीशन है, और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये ऑफ वाली पोजीशन है। रजिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि करंट के फ्लो में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, रेसिस्ट करता है, उसे आगे नहीं बढ़ने देता, उसमें बाधा या हिंड्रेंस लाता है, उसे ही हम रजिस्टर बोलते हैं। और इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी इसका सिंबल समझ लेते हैं कि इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। ये होता है आपका रजिस्टर। और अगर वेरिएबल रजिस्टर भी होता है, वेरिएबल रजिस्टर मतलब कि जैसे कि हमें नाम से यहां पर पता चल रहा है, इसके नेम से पता चल रहा है वेरिएबल, यानी कि यहां पर ये रजिस्टर आपका चेंज हो रहा है यहां पर, तो ये वेरिएबल रजिस्टर होगा। और वेरिएबल रजिस्टर को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, यहां या तो इस तरीके से बनाओ, और एक और पोजीशन, एक और तरीके से इसको वेरिएबल रजिस्टर को बनाया जाता है। आपके यहां बना देता हूं मैं ये, और इसकी वेरिएबल रजिस्टर को बनाया जाता है इस तरीके से। यहां क्या होता है कि इस एरो, ये जो एरो होती है, इस एरो को क्या किया जाता है, आप इस एरो को मूव कर सकते हैं, इधर आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। और अगर इधर लेके जाएंगे तो रजिस्टर आपका बढ़ता जाता है, रेजिस्टेंस, और इधर लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब इसको इधर मूव करेंगे तो आपका पाथ जो है वो यहां से थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा इसमें, तो यहां पर आपका पाथ क्या हो जाएगा, कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और उधर ज्यादा मूव करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहां क्या है, अनकनेक्टेड कंडीशन, यानी कि अनकनेक्टेड कंडक्टर्स का मतलब ये होता है कि दो वायर जा रहे हैं आपके इस तरीके से, तो एक वायर अगर इस तरीके से जा रहा है, तो अगर मैं इस तरीके से वायर निकाल दूं तो इसका मतलब है कि ये दोनों यहां पर टच कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं जंक्शन पे।
और अभी जो घुमा के लेके गया हूं तो इसका मतलब समझ लेना कि ये दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, यहां इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में यहां पर ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं। और यहां पर ये दोनों आपके आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। दूसरा, ये कनेक्टेड है या और ये नॉट कनेक्टेड है। अमीटर होता है, अमीटर क्या होता है आपके यहां पर, अमीटर आपके करंट को मेजर करने की एक डिवाइस होती है जो कि गैल्वेनोमीटर से बनाई जाती है, पर यहां पर अमीटर जो है आपका करंट यानी कि इस पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए अमीटर होता है। और ये अमीटर इस तरीके से बनाया जाता है, यहां पर ए लिख दिया गया है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है। टर्मिनल इसलिए लगाया गया है, रीजन इसका समझ लेना, जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले टर्मिनल से ही, पॉजिटिव को उधर नेगेटिव वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, मतलब कि पोलैरिटी का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर इस तरीके से गलत जोड़ दिया जाता है तो हो सकता है कि ये आपका बर्न हो जाए, है ना, खराब भी होने की वो होती है। वोल्ट मीटर क्या है आपके यहां पर, ये वोल्ट मीटर को भी वी से बनाते हैं, ये आपका वोल्टेज मेजर करता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने आपको बताया था कि यहां से इलेक्ट्रॉन को वहां तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मेजर करता है कौन, वोल्ट मीटर। और ये इस तरीके से प्लस और माइनस, इसमें भी पोलैरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जो वो कंपोनेंट्स हमने यहां पर पढ़े, उन कंपोनेंट्स का यूज करके किस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाया जाता है वो देखते हैं अपन। यहां क्या है आपका, ये पूरा जो वायर है इसे बोलते हैं हम कंडक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं इसे हम, कंडक्टिंग वायर। और ये जो बीच में आपके लगा हुआ है इसे बोलते हैं हम रजिस्टर, वो आपको मैंने सिंबल बताया था, तो ये रजिस्टर है। अब ये एक्चुअल कंडीशन है कि इस तरीके से दिखाई देता है रजिस्टर, और जब हम डायग्राम बनाते हैं तब हम रजिस्टर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यहां लोड है ये, या फिर इससे बोलेंगे लाइट बल्ब या इसे इलेक्ट्रिक बल्ब, और जब इसे डिनोट करना होता है तो इस तरीके से हम यहां पर इसे डिनोट करेंगे। ये स्विच है आपका, जो एक्चुअल कंडीशन है उसमें स्विच इस तरीके से दिखेगा, बट हम जो डायग्राम बनाएंगे या जो हम पढ़ रहे होंगे उस टाइम हम स्विच को इस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से स्विच बनेगा। बैटरी है ये, इसको इस तरीके से बनाएंगे। और अगर डायग्राम की बात कर रहे हैं तो आपको बैटरी इस तरीके से, क्योंकि ये बनाना तो पॉसिबल नहीं है बार बार, तो हम इसे ही बनाएंगे। तो बैटरी है, सेल होता है इस तरीके से एक, और बैटरी होती है बहुत सारे सेल्स एक साथ जोड़ दिए जाएं तो आपके क्या बन जाता है, यहां पर बैटरी बन जाती है इस तरीके से। तो बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन करके क्या बना दी जाती है, आपकी एक बैटरी बना दी जाती है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहां समझते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, यही मैंने आपको बताया है अभी। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। समझ में आया, इलेक्ट्रिक, मैं लिख देता हूं यहां पर, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इसका मतलब क्या होता है। तो आप अगर जब इससे आंसर लिखेंगे तो आंसर किस तरीके का होगा आपका, यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा ही लिख देता हूं, समझना इस चीज को, मैंने आपको बता भी दिया है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ इंटरकनेक्शन होगा, किनका, इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, है ना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का एक इंटरकनेक्शन है। और क्या है इसका, यहां पर इस चीज को भी समझना कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तो है पर एक क्लोज पाथ भी है इन विच अ करंट फ्लो, है ना, अ क्लोज पाथ ऑफ, तो क्लोज पाथ है ये आपके यहां पर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, है ना, और अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, में ई डॉट सी लिख देता हूं, अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर सके, और वी कैन से क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर सके, या एक करंट का रिटर्न पाथ भी हो, प्रोवाइड्स। चलो ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे हम यहां पर यह भी समझ लेना आप कि करंट का रिटर्न पाथ भी होता है, मतलब वापस से करंट लौट के आ जाए, जिस एक पॉइंट से चले तो वापस से करंट लौट के आ जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो इसका मतलब समझ लेना, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और ये प्रोवाइड करे किसको, इलेक्ट्रिक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करे, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की क्या यूनिट होती है, ये हमने आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है कि करंट की यूनिट क्या होती है। तो करंट की यूनिट क्या होती है, यहां पर एम्पियर जो है यहां पर करंट की यूनिट होगी। तो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट, करंट की जो यूनिट होगी आपकी क्या होगी, यूनिट ऑफ करंट में दो, यूनिट ऑफ करंट क्या होगी आपकी, एम्पियर होगी, है ना। यूनिट ऑफ करंट इज क्या है, एम्पियर, और इससे जो डिनोट करेंगे हम एम्पियर, है ना, और इसे जो डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे हम इसे, ए से डिनोट करेंगे। और अगर लिखना भी चाहें इसे तो आई वी नो दैट आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, और यहां से 1 एम्पियर क्या होगा आपका। चलो ये समझ में आ गया है आपको, ज्यादा ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन बड़े नहीं है यहां पर। तो यहां पर हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें ज्यादा वेरी शॉर्ट आंसर है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है यहां पर, है ना। सॉल्यूशन लिखना बहुत बड़ी वो है, इनसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, तो सॉल्यूशन को बहुत सटीक और बहुत अच्छा लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं किस तरीके से करते हैं। पूछा क्या गया है, पहली चीज तो हम लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखते हैं। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गिवन क्या क्या है कि वही 1 कूलम चार्ज के अंदर, पूछा क्या है, 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही पूछा गया है आपके अंदर। 1 कूलम, है ना, यही पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, है ना। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो समझना है इसको, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, एज वी नो दैट बाय द क्वांटाइजेशन, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के क्वांटाइजेशन से हम क्या जानते हैं, यहां पर हम जानते हैं कि चार्ज का क्वांटाइजेशन पॉसिबल होता है, और इससे हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, Q इक्वल टू NE। ये हम फॉर्मूला यहां पर जानते हैं, Q इक्वल टू NE। अब यहां पर दिया क्या क्या हुआ है, 1 कूलम चार्ज है, तो गिवन क्या है, गिवन यहां वापस से लिखता हूं मैं आपको, ये चीज गिवन थी, मैंने लिखा नहीं, गिवन जो है आपको वो है 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। अब समझना है यहां पर
कि 1 कूलम चार्ज आपको गिवन है, तो मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन में पुट करूंगा, तो यहां पर 1 कूलम की जगह तो 1 लिख दूंगा, 1c लिख दूंगा। और निकालना क्या है मुझे, n निकालना है, तो n तो लिख ही दूंगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो वो हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब समझना है यहां पर कि नंबर, ये कूलम से तो कूलम कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो n इक्वल टू क्या आएगा यहां से आपके, n इक्वल टू आने वाला है आपके, n इक्वल टू आएगा आपके 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपके कूलम तो कट ही गया है ना, तो यहां पर ये कूलम नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने यहां पर, ये जो था इससे मैंने इस तरीके से यहां से बढ़ाकर इस तरीके से यहां पर लिख रहा हूं और इसे इस तरीके से लेके जाऊंगा। चलो, है ना, समझ में आया होगा आपको कि क्या हो रहा है। चलिए, अब क्या करना है हमें, यहां पर कुछ है क्या जगह, चलो नहीं है, तो हमें यही करना होगा, इसी जगह पर करना होगा। तो समझना है इस चीज को, कितना आ गया, n इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ गया है। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपके जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना चल गया, ये पॉइंट ऊपर चल गया, तो 100 अपॉन कितना हो गया, ये 18 ऊपर चल जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज के अंदर। समझ में आया, एक कूलम चार्ज के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। इतना चार्ज आपका, इतने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके एक कूलम चार्ज के अंदर। ये मैंने किस तरीके से बताया आपको, यहां 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गया, तो यहां से ये पॉइंट ऊपर चल गया तो ये 10 हो जाएगा, एक यहां से 10 ऊपर लेके चल गए तो 100/16 हो जाएगा। 100/16 को डिवाइड काटेंगे, कट करेंगे तो कितना बार कटेगा, 6.25 टाइम्स कटेगा। और मल्टीप्लाई ये कितना, यहां 18 बचेगा तो ये 18 ऊपर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर 10⁻18 आ जाएगा, आपका 6.25 इंटू 10⁻18 आ गया है। इतने चार्जेस, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एक कूलम चार्ज के अंदर होंगे। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, है ना, is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। 10 मिनट के लिए इतना एम्पियर का करंट क्या होता है, फ्लो होता है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट पूछ रहा है, दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, सर्किट से कितना करंट फ्लो हुआ है, कितना चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहां से निकाल लेंगे। क्वेश्चन आपको अगर एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे फिर से पढ़ें, है ना। और अगर फिर से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा पार्ट उसका समझ में आएगा, देन उसे फिर से पढ़ें और लिखें, तो आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब समझना, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर यहां पर फ्लो हो रहा है, तो जो गिवन है पहले तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, है ना, ठीक। अब जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमें यहाँ पर, गिवन जो वैल्यूज है वो है आपके यहाँ पर करंट आई, आपको यहाँ पर गिवन है कितने एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का यहाँ पर करंट आपके फ्लो हो रहा है। टाइम आपको गिवन है यहाँ पर कितना टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो टाइम आपको टी जो है वो गिवन है कितना, टी गिवन है कितना, 10 मिनट्स। अच्छा 10 मिनट को आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड्स में, तो मैं यहां पर कन्वर्ट कर देता हूं। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं, यू नो, क्या जानते हैं आप जानते हैं 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, यहां पर 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 सेकंड्स यानी कि अब मुझे इस मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है, इस 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 60 से, तो कितना आ जाएगा यहां पर मेरे पास 600 सेकंड्स आ गए हैं। क्लियर है। और सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि करंट और जो करंट होती है उसकी यूनिट में जो आता है, हम मेजर काय में करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं। सेकंड्स में मेजर करने के लिए मैं सेकंड बना रहा हूं यहां पर। दूसरा क्या पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पूछा क्या गया है,
पूछा गया है आपसे कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक E.C लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इसे बोलेंगे Q से डिनोट करते हैं। ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? एज वी नो, क्या जानते हैं हम यहां पर? एज वी नो हम जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं हम? यहां से जानते हैं हम कि भाई क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है यहां पर? I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी होता है। I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। और इसे मैं बॉक्स में बना देता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये मैंने बॉक्स में लिख दिया। अब जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे और हमें अमाउंट ऑफ चार्ज निकल के आ जाएगा। अब अमाउंट ऑफ चार्ज आपको यहां पर निकालना है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके I मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। क्लियर है? अब I कितना है आपके? 0.5 एम्पियर, तो यहां पर 0.5 एम्पियर हो जाएगा। 0.5 एम्पियर लिख दो, मल्टीप्लाई करो इससे, किससे? 600 सेकंड से, क्योंकि टाइम कितना है आपका? 600 सेकंड्स है, ये तो ये 600 सेकंड्स हो गया। तो टोटल कितना है आपके? एम्पियर और सेकंड्स, तो इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी कूलम, और 0.5 और 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये पॉइंट में, यहां से जब ये पॉइंट हटेगा तो यहां से जैसे ही ये पॉइंट कट होगा तो ये 1 0 यहां से चला जाएगा। क्लियर है? अब जैसे ही 1 0 चला जाएगा तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके यहां पर? ये आ जाएगा 30, यानी कि 300 एम्पियर सेकंड होगा, और इस एम्पियर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। तो आपके क्या हो जाएगा? 300 कूलम चार्ज फ्लो होगा। आपके समझ में आ रहा है? 300 कूलम चार्ज फ्लो होगा। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है आपके? 300 कूलम चार्ज आपके यहां से पास हो रहा है इस इलेक्ट्रिक बल्ब से। समझ में आ गया? आप लिखें, सब कुछ होगा, बस टू द पॉइंट चलते जाएं, सब कुछ होता चला जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, इसे भी देख सकते हैं। अब जो हम है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हम यहां पर अब डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं ओम्स लॉ को कि ओम्स लॉ क्या कहता है।